हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं अजय कुमार आपके अपने एकलव्य एजुकेशन चैनल पे एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को पता है कि मेरा हिंदी का प्रैक्टिस सेट जो है KVS PRT के लिए चल रहा है, तो आइए बने रहिए मेरे वीडियो के अंत तक। अगर आप नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अगर पुराने हैं तो मेरे चैनल को शेयर कर दीजिए। तो आइए दोस्तों, देखते हैं आज का पहला प्रश्न। प्रश्न नंबर पहला है, निमिष शब्द का पर्याय है। तो निमिष शब्द का पर्याय क्या होता है? क्या प्रकाश है, छिद्र है, पूर्ण है या फिर क्षण है? तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही होगा, क्षण। निमिष का पर्याय क्षण होता है, पलक भी होता है। आगे देखते हैं, अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 2। अत्यंत में प्रयुक्त उपसर्ग है। जो अत्यंत शब्द है इसमें कौन सा उपसर्ग प्रयुक्त है? तो बताना है कौन सा है। क्या अत्य है या अ है, अति है या फिर अत्य है? तो जैसा कि आप लोगों को पता भी होगा कि अति उपसर्ग है, अति धन अंत, अत्यंत, यण संधि। आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 3। निष्कपट संधि का शब्द का संधि विच्छेद है। जो निष्कपट शब्द है इसका संधि विच्छेद क्या होगा? निधन कपट, निषधन कपट, निकपट या फिर निष्कपट? तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही होगा, निधन कपट। ऑप्शन नंबर ए विसर्ग संधि होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 4। स ध्वनि का उच्चारण स्थान क्या है? जो स वर्ण है इसका उच्चारण स्थान बताना है। तो क्या दंत है, मूर्धा है, तालु है या फिर दंत तालु है? तो यह तालव्य स है, इसे तालव्य स कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी सही होगा, तालु। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 5। अपेक्षा का विशेषण रूप क्या है? तो अपेक्षा का विशेषण रूप बताना है। तो क्या होगा? क्या सापेक्ष होगा, उपेक्षा होगा, निरपेक्ष होगा या फिर अपेक्षित होगा? तो अपेक्षा में जो इत प्रत्यय लग जाएगा तो अपेक्षित हो जाएगा, इसका विशेषण रूप बन जाएगा। तो अपेक्षा का अपेक्षित होता है विशेषण। आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 6। निम्न में से किस शब्द की वर्तनी सही है? तो कौन सी वर्तनी सही है? देखिए, बताना है। अनुग्रहित, अनुगृहीत, अनग्रहित या फिर अनुग्रहित? तो बताइए इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही होगा, अनुग्रहित। देख लीजिए कैसे लिखा है, अनुग्रहित। आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 7। प्रश्न नंबर 7 है, भारतेंदु युग में निकलने वाली पत्रिका युग्म है। तो भारतेंदु युग में जो पत्रिका निकलती थी उसका युग्म बताना है। कवि वचन सुधा हिंदी प्रदीप, सरस्वती ज्ञानोदय, कल्पना ज्ञानोदय तथा नवनीत कादम्बिनी। तो जो भारतेंदु युग में निकलती थी पत्रिका वह कवि वचन सुधा है। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 8। जिसकी पूर्व से कोई आशा न हो, इसके लिए एक शब्द है। जिसकी पूर्व से कोई आशा न हो उसे क्या कहते हैं? प्रत्याशा, अप्रत्याशित, अपरिमेय या फिर अनाहुत? तो 8 का ऑप्शन नंबर बी सही होगा, अप्रत्याशित। जिसकी कोई आशा न की गई हो, अप्रत्याशित। आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 9 देखते हैं। तद्भव पत्रिका का संपादक का नाम। जो तद्भव पत्रिका है उसके संपादक का नाम बताना है। ये यूपी टेट शायद 19 में पूछ चुका है यह प्रश्न। तद्भव पत्रिका के संपादक क्या लीलाधर जगूड़ी हैं, विश्वनाथ प्रसाद तिवारी हैं, हरिप्रसाद उपाध्याय या फिर अखिलेश? तो तद्भव पत्रिका के संपादक हैं वो अखिलेश हैं। ऑप्शन नंबर डी सही होगा, अखिलेश। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 10। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अमात्रिक है? तो बताना है अमात्रिक शब्द कौन सा है। कारखाना, अमिताभ, कलरव या चहचहाना? तो अमात्रिक शब्द बताना जिसमें कोई मात्रा न लगी हो। तो कलरव है जिसमें कोई मात्रा नहीं लगी है। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 11। प्रश्न नंबर 11 है, कौन सा वर्ण ओष्ठ नहीं है? तो ओष्ठ वर्ण कौन सा नहीं है यह बताना है। क्या म है, ब है, प है या फिर आ है? तो बताना है इसमें कौन सा वर्ण ओष्ठ नहीं है। तो इसमें आ होगा जो ओष्ठ नहीं है। ऑप्शन नंबर डी सही होगा, प फ ब भ म ओष्ठ वर्ण है। आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 12। प्रश्न नंबर 12 है, पूर्वी हिंदी की बोली नहीं है। इसमें बताना है पूर्वी हिंदी की बोली कौन सी नहीं है। तो क्या अवधी है, बघेली है, बुंदेली है या फिर छत्तीसगढ़ी है?
तो पूर्वी हिंदी की बोली में आती हैं अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी। तो इसमें नहीं पूछा है, तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही होगा, बुंदेली। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 13। इति का विलोम है, तो इति का विलोम क्या होता है? अर्थ होता है, अथ होता है, इष्ट होता है या फिर इप्सित होता है? तो बताइए इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही होगा, इति का अर्थ। आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 14। 14 नंबर प्रश्न है करपट का तद्भव है, तो करपट का तद्भव क्या होता है? क्या करपट है, कारपेट है, कपूर है या फिर कपड़ा है? तो बताना है इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो 14 का ऑप्शन नंबर डी सही होगा, करपट का कपड़ा होता है, यह तद्भव है, करपट तत्सम है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 15। सुधा शब्द का पर्याय है, तो सुधा शब्द का पर्याय क्या है? अमृत है, अग्नि है, अश्व है या फिर अरविंद है? तो देखना है, अश्व मतलब घोड़ा होता है, अग्नि आग, अरविंद यानी कमल है, और अमृत सुधा का होता है पर्यायवाची अमृत। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 16। प्रश्न नंबर 16 है जिसका दमन किया गया हो उसके लिए एक शब्द। जिसका दमन किया गया हो, उपकृत, दमित, सर्वज्ञ या फिर उरग? तो 16 का ऑप्शन नंबर बी सही होगा, दमित। जिसका दमन किया गया हो उसे दमित कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 17। अभिशाप शब्द में उपसर्ग है, तो अभिशाप शब्द में कौन सा उपसर्ग लगा है ये बताना है। तो क्या अति है, अधि है, आ है या अभि है? जैसा कि आप लोग जान गए होंगे कि इसका ऑप्शन नंबर डी सही होगा, अभिधन शाप होता है, अभिशाप। ऑप्शन नंबर डी। दोस्तों आप लोग मेरे वीडियो को शेयर करते रहिए और बने रहिए अंत तक। इस वीडियो से आपको कंफर्म 25 से 30 नंबर तक तो फंसेगा ही फंसेगा। आप लोग बस बने रहिए, शेयर करते रहिए। आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 18 है कृदंत प्रत्यय किस शब्द के साथ जुड़ते हैं? काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि कृदंत शब्द किस शब्द के साथ जुड़ते हैं। क्या संज्ञा के साथ, सर्वनाम के साथ, विशेषण के या फिर क्रिया के? तो इतना आप याद रखें कि कृदंत क से शुरू होता है और क्रिया भी क से शुरू होती है। तो कृदंत शब्द जो है वह क्रिया के साथ जुड़ते हैं। ऑप्शन नंबर डी सही होगा, ये कभी भूलिएगा मत। अब अगला प्रश्न है ऊँट के मुंह में जीरा, इसका अर्थ है, ऊँट के मुंह में जीरा का अर्थ क्या है? बहुत थोड़ा, बहुत ज़्यादा, न काफ़ी होना, इनमें से कोई नहीं। तो बताना है इनमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा, ऊँट के मुंह में जीरा या फिर इसका अर्थ है बहुत थोड़ा या बहुत कम। आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 20। महेश में कौन सी संधि है? महेश में कौन सी संधि है? गुण संधि है, दीर्घ संधि है, आयादी संधि है या फिर विसर्ग संधि है? तो बताना है कौन सी संधि है। तो महाधन ईस, आ और ई मिलके ए हो जाता है, वहाँ पे गुण संधि होता है, अदेंग गुण। ऑप्शन नंबर ए। आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 21। जिस समास के पूर्व एवं उत्तर दोनों ही पद समान रूप से प्रधान हो उसे कहते हैं, तो उसे क्या कहते हैं? जिसका पूर्व और उत्तर पद दोनों समान हो। क्या तत्पुरुष समास कहते हैं, बहुब्रीहि समास, द्विगु समास या फिर द्वंद्व समास? तो बताना है इसे कौन सा समास कहते हैं। तो द्वंद्व समास कहते हैं, जिसका पूर्व और उत्तर पद दोनों ही प्रधान होता है समान रूप से। आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 22। प्रश्न नंबर 22 है चरण कमल बंदो हरिराई, जाकी कृपा पंगु गिरि लंघे, अंधे को सब कुछ दर्शाई। पूरी पंक्ति है, तो इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो बताना है कौन सा अलंकार है। क्या श्लेष अलंकार है, उपमा अलंकार है, रूपक अलंकार है या फिर अतिशयोक्ति अलंकार है? तो चरण कमल बंदो हरिराई, चरणों को कमल के समान मान लिया गया है, इसलिए यहाँ पर रूपक अलंकार होगा। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। आगे देखते हैं प्रश्न नंबर, अगले सीरीज का ये प्रश्न है, तो देखते हैं। अगला प्रश्न है पद्मावत किसकी कृति है? तो दोस्तों बताना है पद्मावत किसकी कृति है। 2-4 प्रश्न हो जाते हैं साहित्य से भी, तो ये अच्छी बात है। तो देखिए बताइए पद्मावत किसकी कृति है। क्या कबीरदास जी की है, तुलसीदास जी की है, जायसी जी की है या फिर सूरदास जी की है? तो कबीरदास जी की तो है नहीं, इनका एकमात्र है बीजक जिसमें साखी शब्द रामायणी है। तुलसीदास जी की रचना है नहीं, इनकी कई रचनाएं जैसे रामचरितमानस, रामलला, नछू, हनुमान बाहुक, कई रचनाएं हैं तुलसीदास जी की। सूरदास जी का है सुर सरावली, सुर सरावली साहित्य लहरी।
और यह रचना जायसी जी का है। इनका पूरा नाम मलिक मोहम्मद जायसी है और इनकी रचनाएं हैं पद्मावत, अखरावट, आखिरी कलाम और चित्ररेखा। आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 2। मंजूर का समानार्थी शब्द है। तो मंजूर का समानार्थी शब्द क्या होता है? क्या प्रस्ताव होगा, स्वीकार होगा, अच्छा होगा या फिर पसंद होगा? तो बताना है मंजूर का समानार्थी शब्द क्या होगा? तो स्वीकार होगा। कहते हैं ना कि जी हमें मंजूर है, यानी स्वीकार है आपका ये फैसला। तो आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 3। व्याकरण की दृष्टि से कौन सा शब्द अशुद्ध है? कौन सा शब्द अशुद्ध है? क्या विरहणी, गृहिणी, विभीषण या फिर जगतगुरु? तो बताना है इसमें कौन सा शब्द जो अशुद्ध है। तो वह विरहणी अशुद्ध है, विरहिणी होता है, विरहिणी। आगे देखते हैं अगला प्रश्न है, निम्न में से अल्प प्राण वर्ण कौन से हैं? तो बताना है अल्प प्राण वर्ण कौन से हैं। तो आते हैं अ, आ, क, ग, थ, ध या फिर फ, भ। तो इसमें से अल्प प्राण कौन से हैं? तो ऑप्शन नंबर बी सही होगा, क और ग। आते हैं एक, इसमें से एक ट्रिक है, 1, 3, 5 जो हैं वो सब अल्प प्राण है। 2 और 5 नंबर पे जो आते हैं वर्णों में वो सब महाप्राण है। तो जैसे इसमें क, ग, फिर ङ आएगा, हंगा ङ, क, ग, ङ, च, ज, य, ट, ड, ड़, त, द, न, प, ब, म, ये सब अल्प प्राण है। आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 5। हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या है। तो हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या कितनी है? ओनली व्यंजन, क्या 32 है, 34 है, 41 है या फिर 36 है? तो इसमें 41 कुल व्यंजन वर्ण बस 41 हैं, बाकी पूरा स्वर व्यंजन जोड़ने के बाद, संयुक्त व्यंजन जोड़ने के बाद 52 अक्षर होते हैं। आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 7। निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। तो शुद्ध वर्तनी का चयन करना है तो क्या होगा? 8, अष्ट, अष्ट या फिर अष्ट। तो शुद्ध वर्तनी होगा अष्ट, ऑप्शन नंबर डी सही होगा। आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 7। पवित्र का सही संधि विच्छेद होगा। तो पवित्र का सही संधि विच्छेद क्या होगा? पवधन इत्र होगा या फिर पवधन इत्रा होगा, पवधन इत्रा होगा या फिर पोधन इत्र होगा? तो बताना इसमें कौन सा विच्छेद सही होगा। तो ऑप्शन नंबर डी सही होगा, पोधन इत्र पवित्र। आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 8 है, सदैव में प्रयुक्त संधि का नाम है। तो सदैव में कौन सी प्रयुक्त संधि है? क्या व्यंजन संधि है, स्वर संधि है, विसर्ग संधि है या फिर इनमें से कोई नहीं? तो सदा धन इव, सदा धन एव सदैव, इसमें स्वर संधि है, ऑप्शन नंबर बी सही होगा, स्वर संधि। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 9। प्राख्यात में प्रयुक्त उपसर्ग है। तो प्राख्यात में कौन सा उपसर्ग है? प्र है, त है, प्रख है या फिर आत है? तो ख्यात मूल शब्द है, ख्यात, ख्यात जो है वह मूल शब्द है और इसमें लगा है उपसर्ग प्र। तो प्र धन ख्यात हो जाएगा, प्रख्यात, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 10। सावधानी शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय है। सावधानी में प्रयुक्त प्रत्यय क्या है? ई है, छोटी ई है, धानी है या फिर आनी है? तो सावधान मूल शब्द होता है, सावधान मूल शब्द होता है, इसमें ई प्रत्यय लगेगा तो सावधानी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 11। चतुर्भुज में कौन सा समास है? तो चतुर्भुज में कौन सा समास है? क्या द्वंद्व समास है, बहुब्रीहि समास है, तत्पुरुष या फिर कर्मधारय है? तो चतुर्भुज का अर्थ होता है 4 भुजाओं वाला, तो यह बहुब्रीहि समास है, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। ब्रह्मा जी के लिए रूढ़ है ये, उन्हें कहा जाता है चतुर्भुज। आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 12। इसमें से द्वंद्व समास का उदाहरण है। तो द्वंद्व समास का उदाहरण बताना है। तो इनमें से द्वंद्व समास का उदाहरण क्या होगा? क्या पीताम्बर होगा, नेत्रहीन होगा, चौराहा होगा या फिर रुपया पैसा होगा? तो पीताम्बर में तो बहुव्रीहि समास है, नेत्रहीन में कर्मधारय नहीं तत्पुरुष समास है, चौराहा में द्वंद्व समास है,
द्वंद्व समास है रुपया और पैसा, इसमें कारक चिन्ह लगे हैं, ये है ऑप्शन नंबर डी सही होगा। चौराहा में तो द्विगु समास है और रुपया पैसा में द्वंद्व समास है, तो ऑप्शन नंबर डी सही होगा। आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 13, इनमें से रूढ़ शब्द कौन सा है? तो रूढ़ शब्द बताना है, क्या मलयज है, जलज है, पंकज है या फिर वैभव है? तो मलय से जन्म लेने वाला ये भी नहीं होगा, जलज ये भी नहीं होगा, ये सारे शब्द यौगिक हैं, योग रूढ़ है। पंकज भी योग रूढ़ है, जलज भी योग रूढ़ है, इसमें ऑप्शन नंबर डी सही होगा। रूढ़ शब्द वैभव है, इसको तोड़ने पर कोई अर्थ नहीं निकलेगा। आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 14, निम्नलिखित में तत्सम शब्द का चयन कीजिए। तत्सम शब्द बताना है, बारात होगा, वर्षा होगा, हाथी या फिर आंसू। तो 14 का ऑप्शन नंबर बी सही होगा, वर्षा। अक्सर ये जो चंद्र बिंदी लगा है, इन्हें देखकर सब लोग सोचते हैं कि तत्सम शब्द में प्रयोग होते हैं, लेकिन यह गलत है। तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही होगा, वर्षा शब्द तत्सम है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 15। 15 के लिए किस कारक का चिन्ह है? के लिए जो होता है, के लिए किस कारक का चिन्ह होता है? तो कर्ता ने कर्म को करण से के द्वारा संप्रदान के लिए, तो संप्रदान के लिए होगा, तो ऑप्शन नंबर बी सही होगा, संप्रदान। आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 16, कानन का पर्यायवाची शब्द है। तो कानन का पर्यायवाची शब्द क्या होता है? क्या पुष्प होगा, विपि होगा, विहिप, वन होगा या फिर इनमें से कोई नहीं? तो कानन का पर्यायवाची होता है वन, वन होता है कानन का पर्यायवाची। आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 17, गरिमा शब्द का विलोम है। गरिमा शब्द का, गरिमा का विलोम शब्द बताना है, क्या अंधकार होगा, लघिमा होगा, घृणा होगा या फिर नीचता होगा? तो लघिमा का सॉरी दोस्तों, ये मेरे मुंह से निकल गया, गरिमा का विलोम लघिमा होगा, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 18, जो स्त्री कविता रचती है उसके लिए एक शब्द क्या कहा है? तो उसके लिए एक शब्द है, क्या कवि कहेंगे जो स्त्री कविता रचती है, या फिर कवयित्री कहेंगे, कृत कहेंगे या फिर कृतार्थ कहेंगे? तो जो स्त्री कविता रचती है उसे कवयित्री कहते हैं। और देख लीजिए, कवयित्री ऐसे लिखा जाता है, कवि का विलोम शब्द कवयित्री होता है, तो ऑप्शन नंबर बी सही होगा। आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 19, कौन सा वाक्य शुद्ध है? तो बताना है कौन सा वाक्य इसमें शुद्ध है। वाह कितना सुंदर दृश्य है, वाह कितना सुंदर दृश्य है, वाह कितना सुंदर दृश्य है, या फिर वाह कितना सुंदर दृश्य है। इन चारों को तो मैंने एक ही जैसे पढ़ा है, लेकिन इसमें इसमें आदिबोधक चिन्ह है, इसमें भी, और इसमें ऑप्शन नंबर ए में प्रश्नवाचक चिन्ह है। तो इसमें बताना है कि कौन सा ऑप्शन सही होगा। वाह कितना सुंदर दृश्य है, वाह तो ये सही है, इसमें आदिबोधक चिन्ह लगाया है, परंतु इसमें ये लगा दिया है प्रश्नवाचक चिन्ह, इसलिए ये गलत होगा। तो इसलिए ऑप्शन नंबर डी सही होगा, वाह कितना सुंदर दृश्य है, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 20, अंगूठी का नग, अंगूठी का नग होना इसका अर्थ है। तो अंगूठी का नग होना इसका अर्थ क्या है? बहुत सुंदर या फिर छिपा हुआ, बहुत प्रिय या फिर बहुत कीमती। तो क्या होगा इसका? 20 का ऑप्शन नंबर डी सही होगा, बहुत कीमती होना, अंगूठी का नग होना अर्थात बहुत कीमती होना। आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 21, प्रश्न नंबर 21 है, नवल सुंदर श्याम शरीर की सजल नीरद सी कल कांति थी, इसमें कौन सा अलंकार है ये बताना है। तो कौन सा अलंकार है? नवल सुंदर श्याम शरीर की सजल नीरद की सी कमल कांति थी। तो इसमें क्या उपमा अलंकार है, रूपक है, श्लेष है या फिर उत्प्रेक्षा है? तो इसमें उपमा अलंकार है, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 22, बीजक किसकी कृति है? सूरदास जी की है, तुलसीदास जी की है, कबीरदास की या फिर जायसी की? तो यह रचना बीजक जो है कबीरदास जी की है, ऑप्शन नंबर सी सही होगा। सूरदास जी की रचना है सूर सागर सूर सरावली साहित्य लहरी। तुलसीदास जी की रचना है रामचरितमानस, हनुमान बाहु।
और कई रचनाएं हैं। और जायसी जी की रचना है पद्मावत, अखरावट, आखिरी कलाम, चित्ररेखा इत्यादि रचनाएं हैं। आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 23। शोक किस रस का अस्थाई भाव है? जो शोक है वह किस रस का अस्थाई भाव है? क्या शांत रस का है, करुण रस का है, हास्य रस का है या फिर वीर रस का है? तो शोक जो होता है वह करुण रस का अस्थाई भाव होता है। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 24। पापी में कौन सा विशेषण है? तो पापी में विशेषण बताना है तो कौन सा होगा? क्या संख्यावाचक विशेषण है, सार्वनामिक विशेषण है, गुणवाचक है या फिर परिमाणवाचक है? तो पापी जो शब्द है इसमें संख्या तो कोई दिखाई नहीं दे रहा, सर्वनाम भी नहीं है और परिमाण कोई दिख नहीं रहा। यह गुण है, कोई पाप करता है तो उसे पापी कहा जाता है, पापी। तो यह गुणवाचक विशेषण है। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। आगे देखते हैं, ये प्रश्न का अंतिम सीरीज का अंतिम प्रश्न है 25 नंबर। तो देखते हैं, भाषा के संबंध में उपचारात्मक शिक्षण का क्या उद्देश्य है? आपके केवीएस में तो 60 नंबर का पेडागॉजी आएगा, तो 1 नंबर इधर से देख लीजिए, हो सकता है ऐसा ही प्रश्न आ जाए। तो बताइए इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा? भाषा के संबंध में उपचारात्मक शिक्षण का उद्देश्य है, तो क्या है? भाषा प्रयोग संबंधी कठिनाइयों की पहचान तथा उनका निदान करना, बच्चों को व्यस्त रखना, बच्चों को श्रेणीवार विभक्त करना या फिर बच्चों की त्रुटियों की केवल सूची बनाना। तो जैसा कि इसमें आप लोग देख ही रहे हैं कि कौन सा ऑप्शन सही होगा। भाषा संबंधी कठिनाइयों का पहचान तथा उसका निदान करना, यही ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन नंबर ए। तो दोस्तों आज की मेरे प्रैक्टिस सेट में इतने प्रश्न थे, लेकिन काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। ऐसे ही आप मेरे साथ बने रहिए। अगर आप नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और पुराने हैं तो शेयर, लाइक, कमेंट कीजिए और बने रहिए मेरे साथ केवीएस तक, जब तक सिलेक्शन नहीं हो जाता है। और तब आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय हिंद।